अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहज़ाद व्लॉग्स। शहज़ाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मेरे आप चैनल पे हर दफ़ा कोई ना कोई नया मेहमान देखते हैं, आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर अक़ल रहमान साहब, जो कि एक ऑडियोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा साथ-साथ विज़िटिंग फैकल्टी मेंबर हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। इसके अलावा सिप इंस्टीट्यूट सोसाइटी ऑफ इमेज मैनेजमेंट के साथ भी वाबस्ता हैं। बहुत कुछ करते हैं, क्या-क्या करते हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक आप सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ कि आपने अपने इतने स्केड्यूल से बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाला और हमें कुछ आगाही के हवाले से आपने जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिया। बहुत शुक्रिया आपने याद रखा और आप आए, तो इंशाल्लाह जो भी नॉलेज होगी, जो हम समझते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए और आम लोगों के लिए जो उनके फ़ायदेमंद साबित हो सके। जी, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे जर्नी के हवाले से बताएँ कि इस जर्नी में ये सफ़र आपका कब शुरू हुआ और कब से स्टार्ट किया आज यहाँ इस मकाम पे हैं आप? असल में बुनियादी तौर पे मेरी इनिशियली जो फ़ील्ड थी वो इंजीनियरिंग से मुताल्लिक़ थी। मैंने सही। जो इंटर किया वो इंजीनियरिंग में किया। लेकिन बस वो जहाँ किस्मत ले जाए और जिस तरह अल्लाह ताला ने मामलात बनाए हुए होते हैं, हमारे वक़्तों में तो इतना कोई काउंसलर्स भी नहीं होते थे जो आपको गाइड करते कि बेटा यूँ चलो, इस डायरेक्शन में जाओ, ये करो, वो सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पहला जो मास्टर्स किया तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया। तो उसके बाद इत्तफ़ाक़न मुझे इस फ़ील्ड का पता चला और मैंने एक इदारा जॉइन किया जो डेफ़ बच्चे जो होते हैं, सुनने और बोलने से माज़ूर बच्चे जो होते हैं, उनका इदारा जॉइन किया। तो वहाँ मुझे पता चला अच्छा ये तो एक अलग फ़ील्ड है बिल्कुल। तो वहाँ मेरे एक दोस्त हुआ करते थे शाहिद अली, तो वो माशाल्लाह डॉक्टर शाहिद अली हो गए हैं, तो उन्होंने मोटिवेशन दी। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉइन किया एज़ ए स्टूडेंट और मैंने मास्टर्स किया ऑडियोलॉजी इन स्पीच पैथोलॉजी में। उसके बाद सफ़र जारी रहा, उस डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहा, अभी तक हूँ, पढ़ाता रहा वहाँ पे, पढ़ता रहा, फिर एमफ़िल में एडमिशन लिया, पीएचडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और अभी भी बस चल रहा है, अभी भी सीखने सिखाने का सर अमल बिल्कुल, चलता रहता है। सीखने का जी, अमल और सिखाने का तो कब्र तक सर जारी बिल्कुल, रहता बिल्कुल। है। अच्छा सर, आप कैसी मोटिवेशन थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप इस तरफ आएँ? असल में जब मैंने वो इदारा जॉइन किया, तो मैं फर्स्ट टाइम गया तो उन्होंने मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम्हारा कंप्यूटर बहुत अच्छा है, तुम इनको ना बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दो। तो मैंने कहा ये तो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, हमारा कोई वास्ता रहा भी नहीं। ये आम जनरल नज़र आते थे लेकिन कभी सोचा नहीं था। तो उसने कहा नहीं आप करें। तो वहाँ मेरे टीचर थे शेर अली वीरानी मरहूम साइन लैंग्वेज के बहुत एक्सपर्ट और बड़े उन्होंने काम किया पाकिस्तान में साइन लैंग्वेज पे। शिरीन डोसानी थी, तो वो आजकल कनाडा में मुकीम हैं। तो उन्होंने भी मोटिवेशन दी, दोस्तों ने कहा। फिर जब मैं इस एनवायरनमेंट में गया, जब मैंने देखा कि ये इस तरह के बच्चे भी हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले हैं और माशाल्लाह इतने ज़हीन भी, काबिल भी हैं, तो फिर मुझे एक शौक़ पैदा हुआ कि एक जो उनके साथ मैं जुड़ा, उसके बाद बस फ़ील्ड ही ये बन गई तो उनके साथ जुड़ा तो अभी तक जुड़े हुए हैं और उनके साथ भी काम करते रहते हैं। मतलब पीछे ये कुदरती एक अल्लाह ताला ने अंदर एक वो मोटिवेशन डाल दी कि इनके साथ भी काम होना चाहिए। तो बस वो एक मामला बन गया। सही। अच्छा अभी इस वक़्त आप पब्लिक सेक्टर में जी, मौजूद जी। हैं और इसके अलावा आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे और जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक कज़िन मैरिज की बहुत जी, जी। ज़्यादा एक रस्म है और जी, जी। बहुत लोग जानते हैं इस बारे में, इसके बावजूद भी कज़िन्स मैरिज को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो उसके नतीजे में आता है कुछ ऐसी मौरूसी बीमारियाँ हुँ, होती हुँ। हैं, डिज़ीज़ेज़ होती हैं जिनमें शायद एक ये भी है कि गूंगापन या बहरापन हुँ, या हुँ। बोल नहीं सकते या हुँ, सही हुँ। देख नहीं हुँ, सकते हुँ। या कोई और चीज़ बीमारी। तो आपके पास किस एज में जो है वो छोटे बच्चे आते हैं या उनके पेरेंट्स को कब पता चलता है कि इनको जो है वो ये प्रॉब्लम है और वो फिर आपसे राब्ता करें? जी, शहज़ाद साहब जैसे आपने पूछा बच्चों के मुताल्लिक़, तो हमारे पास बाज़ केसेज़ में तो बहुत जल्दी बच्चे आ जाते हैं और बाज़ केसेज़ में काफ़ी देर में आते हैं। जब पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चा जो है सुन नहीं सकता, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आवाज़ सुन रिस्पॉन्स नहीं के, दे रहा, आवाज़ नहीं दे रहा, चौंक नहीं रहा, किसी ने कोई बर्तन गिरा, रिएक्शन कोई शो नहीं कर हाँ, रहा। रिएक्शन शो नहीं कर रहा, तो बच्चों को जब ऐसा पेरेंट्स को ऐसा मालूम होता है, तो वो हमारी तरफ दौड़ते हैं या किसी डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं। असल में सिंध गवर्नमेंट का भी इस पे एक बिल मौजूद है। आई थिंक गालिबन 2010 में, या मुझे ठीक से याद नहीं है, एक अप्रूव हुआ था। उसमें ये था कि जो भी बच्चा पैदा होगा सरकारी अस्पताल में और इवन प्राइवेट में भी, तो उसका एक स्क्रीनिंग की जाएगी, हियरिंग स्क्रीनिंग कहलाती है। उसको हम कहते हैं ओटोकूस्टिक इमिशन।
ऑटोस्टिक कमीशन, और वो पैदाइशी बच्चे की होती है। वो जैसे At the बच्चा time of पैदा birth हुआ, उसकी बिल्कुल होती है। पैदा हुआ, उसके बाद उसके हॉस्पिटल डिस्चार्ज से पहले उसको सिंपल टेस्ट सा एक होता है। प्रोसीजर होता है, छोटी मशीन होती है, एक प्रोब कान में लगाई जाती है, विद इन सेकंड्स हमारे पास या रेफर आ जाता है। तो हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा बच्चे का अगर रेफर आ जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल है कि उसको हम दोबारा बुला के चेक करते हैं, उसमें भी अगर रेफर आ गया तो फिर हम दूसरे टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो इसमें ये होता है जो अर्ली स्क्रीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आप उसी वक्त पकड़ लेते हैं और अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। लेकिन बहुत से, अब चूंकि अवेयरनेस की बात हो रही है तो बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत से केसेस में जो है वो डॉक्टर्स को भी इतना बहुत आइडिया नहीं होता। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जैसे जीपीज होते हैं कुछ, वो कहते हैं आपका बच्चा बोल जाएगा, कोई बात नहीं, डिलेड है, देर से बोलेगा, ये करेगा, बड़ी उम्र में बोल लेगा, 8-9 साल का हो जाएगा। जब बच्चा 12 साल का हो के हमारे पास आता है, 10 साल का आता है, तो हमारे पास पीछे कुछ चांस नहीं बहुत रहता, गुजर चुका होता है वो। बहुत गुजर चुका होता है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। छोटे बच्चों में जांचना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी जांच हो जाए बर वक्त तो उसकी जो तशखीस है, अगर उसको आले समाद लगना है तो आले समाद लगा दिया जाए। उसको अगर कोई आजकल तो ट्रीटमेंट लेनी है, ट्रीटमेंट की बिल्कुल, तरफ आ अगर जाएंगे। उसको नज़ले ज़ुकाम की वजह से तो सही। वो कर दिया जाए। तो ये इस तरह हम इसको देख लेते हैं। अच्छा सर, जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं या जो ऑडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है या जो ऑडियोलॉजी सेल्फ एक टर्मिनोलॉजी, ये ईएनटी से कितना डिफरेंट है? देखें, इनिशियली जो था ये ऑडियोलॉजी पूरी दुनिया में जो है एक अलग सी फील्ड नहीं थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग आए, इससे पहले जो है ईएनटी देखा करते थे जी इसको। बिल्कुल। और हियरिंग एड डिस्पेंसर होते थे, किसी को सुनाई कम दे रहा है तो ये ओवर द काउंटर जैसे हम दवा ले लेते हैं मेडिकल स्टोर तो से काउंटर जाके, वो डिवाइस इस दे तरह दिया आपने, दे फिट दिया कर था। लिया। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई और उसमें जाहिर सी बात है इतना धमाका हुआ, आवाज़ें बहुत सुनी लोगों ने, लोगों को गोला समाज बारूद मुतासिर लगा, हुई। गोलियां चली, सब चीज़ें, उनकी समाज मुतासिर हुई। तो फिर उसके बाद ग्रेजुअली ये प्रोफेशन डेवलप होने लगा, ऑडियोलॉजी एक अलग फील्ड बनने लगी। सही। तो टाइम के साथ इसमें चेंजिंग आने लगी, लोग इसमें प्रोग्राम्स आने लगे, बैचलर्स प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम, डॉक्टर ऑफ ऑडियोलॉजी, और ये इस तरह का ये होने लगा, फैलने लगा। पाकिस्तान में निस्बतन ये थोड़ा लेट आई ये फील्ड, और फिर यहाँ कराची यूनिवर्सिटी ने इसमें प्रोग्राम स्टार्ट किया मास्टर्स का। आई थिंक 2007 में स्टार्ट हुआ था, और फिर उसके बाद और लोगों ने इसमें स्टार्ट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये फील्ड जो है फैलने लगी, वास्ट होती गई। बिल्कुल। अभी भी जो है ईएनटी से, चूंकि इसमें हम डिजीज ऑफ द ईयर पढ़ते हैं सब चीज़ें, तो ईएनटी से लिंक तो है, लेकिन इंटरनेशनली जो है ये एक अलग फील्ड बन चुकी है। सेपरेटली देखा जा रहा है ईएनटी इसको। एक अलग फील्ड बन बिल्कुल। चुकी है। हमारे पास थोड़ा सा ये अभी तक वो है कि ईएनटी वाले थोड़े से यहाँ पे, हम यहाँ पे हैं, लेकिन इंटरनेशनली दोनों इंटरलिंक है दोनों बिल्कुल। चीजें एक दूसरे से, बट यहाँ पे बिल्कुल। थोड़ा सा इसको सेपरेट करके एक नए सब्जेक्ट इसको डिफाइन कर दिया गया है। मतलब ओवरऑल भी इस तरह है, लेकिन खैर हमारे पास जो पेशेंट आता है अब उसके साथ कोई ऐसी डिजीज है जिसके लिए जो है हम कहते हैं मिडिल ईयर डिसऑर्डर, कान के पर्दे के पीछे पानी डिपॉजिट हो गया, तो उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, हम टेस्ट से उसको डायग्नोज करते हैं, डॉक्टर के पास रेफर करते हैं, डॉक्टर उसका प्रोसीजर करता है। अच्छा, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, हियरिंग कम है, प्रॉब्लम है, वो हमारे पास रेफर करता है। तो इस तरह हम दोनों का आपस में यानी कि बराबरी की सतह पे चलना, क्योंकि दोनों चीजें चल इंटरलिंक है। बिल्कुल, मैं अभी अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि हम ईएनटी की बात कर रहे हैं, ऑडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो घर में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनको दायमी नज़ला रहता है, उनको बहुत स्टफी रहता है, प्रॉब्लम रहता है, स्टक रहता है, सफोकेशन रहती है, तो उस पे भी असर करता है ये मसला आता है हियरिंग का? बिल्कुल। असल में अब थोड़ा सा खैर इसको हम आसान ज़बान में, ताकि लेमन लैंग्वेज में थोड़ी सी जी हम बात बिल्कुल। कर लेते हैं, ताकि जनरल पब्लिक जनरल को पब्लिक इसका को भी समझ में आ बिल्कुल सके। हो सके कि जैसे ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है, जो तालू है नरम, जहाँ सही। हमारा कौवा भी होता है, जी। ठीक है, तो तालू से यहाँ 2 ट्यूब्स होती हैं जो ये कान की तरफ जाती हैं, सही। कान के पर्दे के पीछे कान घूमती के हैं, पर्दे के ऐसे पीछे जा रही 2 होती है, सही ट्यूब्स रस से होती जा हैं, रही ठीक, होती ऐसे जा रही होती हैं। है। ठीक है। तो बाज़ केसेस में जब ये नज़ला वगैरह होता है, ये रतूबत होती है, ये बचपन में ऐसे होती हैं ट्यूब्स, सही। और छोटी होती हैं। छोटी तो यही वजह आप देखें, बचपन में जब बच्चे फीडिंग कर रहे होते हैं तो आमतौर पर उनके कान में खारिश होने लगती है, या दूध माएँ चला लेके जाता आती है, हैं, नमी आ जाती बिल्कुल है, बिल्कुल, तो माएँ इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बिल्कुल, तो इन्फेक्शन इसीलिए होता है कि यहाँ से जो है वो ट्रेवल कर जाता है। लेकिन जैसे जैसे अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो इसके बजाय यूँ हो जाती ये है, हो जाता है। ठीक है, तो सिक्रीशन जाना थोड़ा सा कम हो कम जाता हो है जाता, और उसका चांसेस कम हो साइज बढ़ जाते हैं, जाता साइज है। बढ़ जाता है। तो लेकिन फिर भी बहुत से लोगों में जब सिक्रीशंस होती हैं, वो ट्यूब ब्लॉकेज होती है, नज़ला जाके अगर डिपॉजिट हो जाए कान के पर्दे के पीछे, तो आप कान के पर्दे के पीछे की जगह को आप समझ लें, अल्लाह ने रखा है कि उसमें
एयर होनी चाहिए, हॉलो होना चाहिए, ताकि वो बाहर के प्रेशर को और अंदर के प्रेशर को एडजस्ट मेंटेन कर रख सके। सके, बिल्कुल। सही। जब उसमें जाके एक फ्लूइड चला जाएगा तो आप उसको एक कमरे की तरह समझें, यानी कि 6 वॉल्स का कमरा है। ये 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, 5 दीवार, 6 दीवार। सही। ये 6 5 साइड्स हो गई 6 उसकी। साइड्स, ये 5 दीवारें जो हैं ये तो हार्ड है। अब नज़ला पड़ा हुआ है अंदर, इतना डिपॉजिट हो गया कि वो पर्दे को प्रेस करने लग गया प्रेस कर रहा बाहर की है, तरफ। सही। सबसे आसान उसके लिए क्या है? पर्दा। पर्दा बिल्कुल झिल्ली की तरह होता है। बिल्कुल। वो अक्सर केसेस में क्या होता है कि वो पर्दा फाड़ के बाहर आ जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है, कान के पर्दे में सुराख हो जाता है। बाज़ केसेस में जो जिन लोगों को रिकरेंट नज़ला वगैरह रहता है, नाक बंद रहती है, डॉक्टर्स उनको एंटी एलर्जिक देते हैं, स्टीम वगैरह देते हैं। नहीं सॉर्ट हो रहा होता या सॉर्ट हो भी रहा है तो आप ये उसी बात पे दोबारा आते हैं कि ये हॉलो, इसमें एयर होना चाहिए। एयर की सही। जगह के अगर आपने फ्लूइड डिपॉजिट कर दिया, और फ्लूइड भी ऐसा जो बिल्कुल थोड़ा विस्कोसिटी उसकी, यानी कि उसका गाढ़ापन होता है उसमें नज़ले में, सही। तो वो अंदर के स्ट्रक्चर्स को खराब करता है। खराब करता है। जब वो अंदर के स्ट्रक्चर्स को खराब करता है तो कंडक्शन में, आवाज़ की पहुंच में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में हम अगर हमारे पास आते हैं या बड़े डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, जिस हद तक वो बेहतर हो सकता है तो हो जाता है। फिर हम उसका टेस्ट करके देख लेते हैं, और बहुत से केसेस में जो है मसला दूसरा होता है तो फिर उसको उस तरह ट्रीट किया जाता है। सही। तो सर इसी हवाले से ये पूछूंगा कि इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारे घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो प्रॉब्लम कर अक्सर शेयर करते हैं उनको कि प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा, बहुत ऊंचा हम बोलते हैं तो वो सुन पाते हैं, तो उस चीज़ को कैसे इंटरलिंक करेंगे? उसमें यूँ होता है कि देखें, अब सुनने में हम जो देखते हैं कि प्रॉब्लम है, आया कि वो नज़ले ज़ुकाम की वजह से है। बाज़ केसेस में अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है, हमारे कान में एक वैक्स होती है मॉइस्ट रखने के लिए कान को, एक जो नॉर्मल कान होगा, हेल्दी कान होगा, उसमें वैक्स होगी। वैक्स हो गई। लेकिन जब वो इतनी ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगी कि अननेसेसरी बिल्कुल, क्वांटिटी हो जाए उसकी। बिल्कुल, कि आप एक तरह से आपने आगे ब्लॉक कर दिया किसी चीज़ को, तो आवाज़ जाने में, सुनने में प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम हो जाएगी। गई। डॉक्टर सक्शन किया, डॉक्टर ने रिमूव किया, वैक्स बिल्कुल सही हो गया, सब काम चलने लगे। सही। लेकिन एक मसला जो होता है, जो एज के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ हमारा क्या होता है कि सुनाई भी कम हो जाती है। पर्दा बिल्कुल ठीक होता है, पर्दे का पीछे सिस्टम बिल्कुल सुनाई नहीं ठीक देता होता है, लेकिन। लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा होता। चूंकि जहां आवाज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बनेगी, यानी कि करंट बनेगी आवाज, और वो दिमाग पे जाएगी, आवाज तो नहीं जाती है। बिल्कुल। तो वो जो करंट बनने का सिस्टम है वो कमजोर हो जाता कमजोर है। हो जाता है। दूसरा जो नर्व है आगे की, जो आवाज आगे ले जा रही ले है, जा रहा है बस। वो कमजोर हो जाती है। तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं, बेटा आवाज, दो तरह की कंप्लेन करते हैं। एक तो कि आवाज कम आ रही है, आप ऊंचा बोलें तो उनको सुनाई देता है। एक कंप्लेन करते हैं कि बेटा आवाज तो आ जाती है, समझ नहीं आता किसी ने क्या समझ कहा, नहीं आता। इंटरप्रेट नहीं कर पाते, बिल्कुल, उसको ये चीज़ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। सही। तो उसमें क्या है कि ये मसला भी और आगे नर्व का भी मसला हो जाता है। तो फिर हम टेस्ट वगैरह करते हैं, उसमें देखते हैं कि समाज के क्यूरेबल सिम्टम है। कम है। आमतौर पे जो ये वाला लॉस होता है, इसको हम सेंसरी न्यूरल लॉस कहते हैं। यानी कि सेंसरी, वो जो जहाँ वो कॉक्लिया है, जहाँ ये कॉक्लियर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनती बनते हैं, हैं वो यहाँ पे। और आगे की नर्व, ये दोनों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आमतौर पे इसमें फिर हम हियरिंग एड एडवाइस करते हैं, आले समात का बोलते हैं, तो उससे कुछ काम चल वो जाता फिर इतना होता है कि इंसान कम्युनिकेशन है। कर जी जी सके। जी जी। सही। अच्छा, हम बात करें सर हेयरिंग एड की, जी तो जी। जो भी इसमें टूल्स कह लें, इंस्ट्रूमेंट कह लें, या ऐसी डिवाइस कह लें जो कि पेशेंट के लगती है उनको बेहतर सुनाई देने की, इज़ली अवेलेबल हैं, उनकी कॉस्ट क्या है और रीचेबल है? अवेलेबिलिटी तो है। पहले ये हुआ करता था कि अभी भी है, आप बोडर मार्केट चले जाएं, आप सदर चले जाएं, तो चश्मे वाले जो हैं उनके पास भी होता है। अब उसमें ये मैटर करता है कि कुछ चाइना की क्वालिटीज़ आती हैं, वो सस्ती होती हैं, 2000, 2500, 3000 इस तरह का मिल जाता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक सिंपल एक एम्पलीफायर होता है, आवाज़ तेज़ आई उसको भी तेज़ कर दिया, यहाँ की मेरी और आपकी आवाज़ सुनाने के बजाय वहाँ की आवाज़ ज़्यादा खींच रहा है, तो ये प्रॉब्लम करते हैं। कुछ बेहतर क्वालिटी के जैसे सिग्निया है, सीमेंस की जो कंपनी है, ऑडियो सर्विस है, ऑटिकॉन है, कुछ यूरोपियन कंपनीज हैं, कुछ एशियन कंपनीज हैं, वो हियरिंग एड्स बनाती हैं। वो जो है वो हियरिंग एड अच्छा काम करते हैं। तो उसमें मिनिमम, अब जो आप, एक जनरल बताता हूँ कि अगर आप उसमें कंप्यूटराइज हियरिंग एड लेते हैं, तो कंप्यूटराइज हियरिंग एड कम से कम भी आप समझ लें कि
45-50 हज़ार रुपए का सही। और ऊपर। सही। तो उसका उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको बेहतर सुनाई देता है। जी जी आपको ऐसी अननेसेसरी उसमें आवाज़ें नहीं आती। वो सिंपली एक एम्पलीफायर नहीं होता, वो प्रॉपर डिवाइस होती है। जी। उसमें दो चीज़ें हैं, एक दो तरह के आले होते हैं, एक होता है नॉन कंप्यूटराइज, ठीक है, अच्छा, नॉन कंप्यूटराइज्ड। एक होता है कंप्यूटराइज कंप्यूटराइज्ड। प्रोग्रामेबल यानी कि। सही। तो नॉन कंप्यूटराइज ये जो होता है, टेक्नोलॉजी आमतौर पे तो ऑब्सलीट हो गई है, हमारे पास चलती है, हमारे आई थिंक ये एशियन मार्केट में चलती है, सही। बनती भी है यहाँ के सही। लिए। तो उसमें क्या है कि उसमें हमारे पास ये होता है कि इतनी जैसे आवाज़ का प्रॉब्लम है तो वो उसको रेंज को सपोर्ट करता है, वो लगा दिया जाता है। सही। लेकिन बाज़ केसेस में क्या होता है, जैसे ओल्ड एज में कुछ फ्रीक्वेंसीज हम बहुत बेहतर सुन रहे होते हैं, फिर ग्रेजुअली वो नीचे गिरती चली जाती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मुतासिर हो जाती है, तो हमारे पास स्लोप जैसा ग्राफ बनता है। सही। तो उसमें अगर हम वो नॉन कंप्यूटराइज लगा देंगे तो इसको नहीं बढ़ाने की ज़रूरत, इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, वो सारी फ्रीक्वेंसीज बढ़ा देता है। तो बंदा परेशान होता, बोलता है ये तो किसी ने कोई चीज़ गिराई, इतनी ज़ोर से लगती है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर और प्रॉब्लम होती है। कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स तो आती हैं। उस सूरत में कंप्यूटराइज हियरिंग एड एडवाइस किया जाता है। कंप्यूटराइज में फ़ायदा ये होता है कि उसको आप कंप्यूटर से एडजस्ट कर सकते हैं उसके ग्राफ के अकॉर्डिंगली। फिर इसमें हम ये कहते हैं कि हम ये निकालते हैं उसका कि इसका अनकंफर्टेबल लेवल कौन सा है पेशेंट का, उसको रिमूव कौन करता सी है। लेवल ऐसा है जहाँ के इसको ये आवाज़ डिस्कम्फर्ट कॉज करने लगती है, तो हम वहाँ उसको कट कर देते हैं सही। कि इससे तेज आवाज़ भी आ जाए, ब्लास्ट भी हो जाए, तो वो उसको नहीं बढ़ाएगा, दूसरा वाला बढ़ा देगा। तीसरा उसमें नॉइज कैंसलेशन का ऑप्शन होता है, डायरेक्शनैलिटी का ऑप्शन होता है कि अगर 1 to 1 ज़्यादा बात करने का आपका काम है तो हम वो खोल देते हैं। अगर आप कहते हैं किसी क्लासरूम में, किसी इन्वायरमेंट में आप इधर से भी सुनते हो, उधर से भी उसकी बात भी सुननी है, तो हम वो ओमनी खोल देते हैं। तो उसमें यानी कि बहुत सारे वो होते हैं नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह, लेकिन एनालॉग में और जो चाइनीज़ हैं वो उनमें आमतौर पे इस तरह का ऑप्शन नहीं है। सही। अच्छा, इसी बात को सर आगे बढ़ाते हैं और वो पैदाइशी बच्चे जिनके अंदर सुनने का मसला, बोलने का मसला और सारे फंक्शनैलिटी नहीं काम कर रहे होते, या पहले से उनका जो प्री बर्थ होता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी जिसे कहते हैं, उसमें फिर जब डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि उनका कॉक्लियर इम्प्लांटेशन होगा, तो उसको किस तरह आप डिफाइन करेंगे? ठीक है, उसमें होता ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि हमारे पास न्यूनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग होती है, ओटोकूस्टिक इमेजिंग। उसमें आपके पास रेफर आ गया कि बच्चा नहीं सुन रहा, आपने एक और दफ़ा उसको अटेम्प्ट किया, दोनों बार नहीं हुआ। फिर हम तीसरे टेस्ट की तरफ आते हैं जिसको ABR भी कहते हैं, बीरा भी कहते हैं, ब्रेन स्टेम इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। इसके साथ साथ एक और टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेज, ASSR। तो हम ये 2 टेस्ट अप्लाई करते हैं। इवन इसके साथ बिहेवियर ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, वो बहुत मैटर करती है कि वाकई उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं कि सही, ये है। असेसमेंट कहलाएगी, इसको असेसमेंट बिल्कुल कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। असेसमेंट है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ हम पेरेंट की जो ऑब्जर्वेशन है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। उसको जरूर लेते पेरेंट्स हैं, को क्या लगता है, ऑब्जर्वेशन वो जरूर कहते हैं लेते नहीं हैं। डॉक्टर साहब, हम बहुत ऊंची आवाज़ भी आ जाए ये बच्चा नहीं पलटता। कोई कहते हैं कि इसकी पसंद की पोम चले तो ये एकदम से यूँ देखता है और दौड़ के आ जाता है, दूसरे कमरे में भी चल रही होती है ये वो। तो इन सब चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। तो अगर हमें पता चल गया कि नहीं हियरिंग लॉस है, ठीक है, हियरिंग लॉस होने के बाद फिर हमारे पास और है भी सेंसी न्यूरल टाइप का कि ये किसी दवा से किसी उससे ट्रीट नहीं हो सकता है, तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, या तो हम इसे हियरिंग एड की तरफ ले जाएं या इसे कॉक्लियर इम्प्लांटेशन की तरफ ले जाएं जिसमें सर्जरी करके एक मशीन लगाई जाती है। तो हियरिंग एड में कंपनीज तो बहुत क्लेम करती हैं, मार्केटिंग टैक्टिक्स भी हैं कि ये यूं कर देता हूँ, लेकिन एक लिमिटेशन रहती है एज कम्पेयर टू कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट नियर टू नॉर्मल के करीब आवाज़ ले जाता है। सही। तो फिर उस बच्चे को ये देखा जाता है, उसके फर्दर टेस्ट होते हैं, एमआरआई वगैरह होता है कि उसकी नर्व इंटैक्ट है या नहीं है, कोई और मसला तो नहीं। उसके बाद उसे रेफर कर दिया जाता है कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के लिए। तो वो डॉक्टर परफॉर्म करते हैं, उसमें एक मशीन बाहर लगाई जाती है और एक अंदर लगा दी दिमाग के अंदर लगाई जाती है मशीन। यहाँ अंदर लगा दी जाती सही। है, और उसका इलेक्ट्रोड जो वो मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि वो कॉक्लिया जो कहलाता है, जो कॉक्लियर। करंट जनरेट करता जी है, जी बिल्कुल। वहाँ इलेक्ट्रोड डाल दिया जाता डाल है दिया जाता है। ताकि इसमें जो कमी है उसको किसी तरह पूरा कर पूरी लिया कर जाए। सकें। तो ये इम्प्लांट जो है यहाँ से आवाज़ लेके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनाता है और आगे ट्रांसफर कर देता तो है। सर ये कॉक्लियर इम्प्लांटेशन जब भी ये प्रोसेस होगा पूरा, तो ये 100% कामयाब होता है हमेशा? देखिए केस टू केस हर चीज़ वेरी करती है। अब पेरेंट्स सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बिल्कुल, तो हम कहते हैं भाई ये तो हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर ठीक हो, सब चीज़ें हों, कोई ऐसी पैथोलॉजी ना हो, तो आमतौर पे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। लेकिन बाज़ केसेस में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती हो भी जाती है, लेकिन कुछ और मैटर्स भी हो सकते हैं बहुत से। उसमें जो है कंपैटिबिलिटी का इशू आ सकता है सही। आमतौर पे। लेकिन
अब मेजॉरिटी जो है चीज़ें बेहतर होती चली जा रही हैं, तो रिस्पॉन्स कामयाबी के बेहतर चांसेस है। ज़्यादा है उसमें। सिर्फ सर्जरी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सर्जरी हो गई, आपने समझा बच्चा सुनने लग गया, सुनने तो लग गया। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है मेरे पास 2 साल की उम्र का या 2.5 साल की उम्र का, हमने इम्प्लांट कर दिया। इम्प्लांट करने के बाद उसको आवाज़ आनी शुरू हो गई, स्विच ऑन करते हैं आहिस्ते-आहिस्ते ग्रेजुअली, अब सही। आवाज़ आ रही है। आपने कहा सेब, उसको आवाज़ आ रही है सेब की, उसको क्या पता सेब क्या होता है, ठीक है? तो फिर हम उसको सिखाते हैं, और वो थेरेपी की अप्रोच हम उसे कहते हैं ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। ऑडिटरी वर्बल वर्बल थेरेपी, थेरेपी, सही है। सुनेगा, बोलेगा, ठीक है? और इसको ये सारा सुन के, कनेक्शन यहाँ माइंड से आपका। हाँ, इसको सुनेगा, अच्छा सही। सेब, कहेगा अच्छा सेब वो जो हरे या लाल कलर का होता है, फ्रूट होता है, ऐसा होता है टेक्सचर, वो सारे कॉन्सेप्ट उसके यहाँ बनेंगे। सही। तो वो हम उससे लिंक कराते हैं। सही। तो वो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी करानी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी, बहुत से बच्चों के हुए, गवर्नमेंट ने किए, बलूचिस्तान चले गए, सिंध चले गए, आए नहीं उसके बाद। उनको ये नहीं पता कि बैटरी रिप्लेस होगी। ओहो, वो लगा हुआ है, लगा हुआ लगा है, हुआ है तो लगा हुआ है, अवेयरनेस नहीं है। नहीं अवेयरनेस, तो वो चले गए ना, उनको बताया गया कि इसको थेरेपी करवानी है, तो उसका कोई फायदा रिजल्ट नहीं फिर हुआ। वो आए नहीं उसके। सही। सर, अभी हमने पैदाइशी बच्चों की बात की, या बाय बर्थ जो बच्चे उनमें प्रॉब्लम आ रहा है, या बुजुर्ग अफराद जी। हैं उनमें प्रॉब्लम आ रहा है, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाती है जी। कोई यंग एज में, उसके दिमाग में चोट लगती है और डॉक्टर ये कहता है इसका जो है वो हियरिंग लॉस्ट हो गया ठीक है, है। उसके कितने चांसेस होते हैं, वो भी कि उसके अंदर वेरिएशंस हैं उसके अंदर, वो रिकवर हो सकता है? जी, बहुत से केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें कोई ट्रॉमा हुआ, नॉइज़ की वजह से भी ट्रॉमा होता है। चूँकि आप खुद इस फील्ड से वाबस्ता हैं, तो आपको भी अंदाज़ा होगा, आजकल बच्चे गेमिंग बहुत करते हैं, पबजी वगैरह खेलते हैं, कहते हैं जब तक आवाज़ नहीं आती उसके कदमों की, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता वो कि भी वो आ हेडफोन्स रहा ला के है। बहुत बिल्कुल, तेज उसमें बहुत करके। तेज़ आवाज़ में। तो अगर नॉइज़ का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है। बहुत घंटों तक और बहुत ज़्यादा टाइम तक हो, तो आपको सुनने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब एक होता है किसी को नॉइज़ एक्सपोज़र हुआ, यंग एज में उसको नॉइज़ एक्सपोज़र हुआ, उसका थ्रेशोल्ड शिफ्ट कर गया, उसको कहते हैं टीटीएस, टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। एकदम से सही। कान में कोई सीटी-वीटी बजी, आवाज़ कम हो गई, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेज पे आ गई। सही। एक होता है परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट, पीटीएस, उसमें तो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, फिर आपको हियरिंग एड हियरिंग वगैरह आपकी पे डैमेज हो चले जाना जाती है। है। सही। दूसरा केस की तरफ आते हैं, बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल ठीक था माशाल्लाह, 8, 10, 12, 14 साल का हो गया, दौड़ बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, कुछ हुआ, हियरिंग लॉस हो गई, ठीक है? तो ऐसे केसेस में इम्प्लांट किया जाता है, कॉकलियर इम्प्लांट। हमारे एक दोस्त हैं अकरम, उनकी एनजीओ है, खुद समाज से महरूम है वो, 13-14 साल की उम्र तक सुनते थे, उसके बाद उनका बिल्कुल टोटल लॉस हो गया, मेनिंजाइटिस हुआ। अब आप उनको जब असेस करते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो हियरिंग है, कुछ भी नहीं है, उनको हियरिंग एड कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब तो उनका कॉकलियर इम्प्लांट भी नहीं हुआ। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, ट्रॉमा हो गया, फ्रैक्चर हो गया यहाँ का, फ्रैक्चर सही। होने के बाद जो है इनर ईयर में प्रॉब्लम हो गया, जो मेन जो इस इम्पल्सेस बनाता है। तो ऐसे केसेस में पहले देखा जाता है कि केस अगर इस काबिल है कि उसका कॉकलियर इम्प्लांटेशन वगैरह कर दी जाए, या इस काबिल है कि चलो हियरिंग एड पे ले जाया जाए। आमतौर पे ऐसे ट्रॉमा के केसेस में, या जो ऐसे बीमारी के केसेस होते हैं, उसमें उस टाइप का लॉस हो जाता है जो रिकवरेबल नहीं होता। नहीं होता। आमतौर बहुत पे। शदीद उसका, बहुत इंटेंसिव उसका इम्पैक्ट होता है जी जी, डिजीज वो का। जब इनर ईयर पे जो आपकी जो नर्व्स हैं उस पे कर देगा, या कोक्लिया पे कर देगा, फ्लूइड ड्रेन हो जाता है, यानी कि चोट लगने से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या बुखार। इसीलिए तो आपसे कहते हैं कि बच्चे को बिला वजह ऐसे उल्टे सीधे एंटीबायोटिक ना लगाए जाए, ना दिए जाएं। छोटे बच्चे को निमोनिया हो गया या कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो उसको फिर आप उस पे रखें कि हर्बल पे रखें। हाँ, तो चले वो भी रख सकते हैं, लेकिन उसको आप चेक पे रखें कि चेक नहीं यार, पे इसको रखें। देखें कि ये इसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं ऑब्जर्वेशंस हुई, पे रखें। ऑब्जर्वेशन पे रखें। दूसरा, हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब रात में सोया, सुबह उठा तो नहीं, अब सीटी बज रही है कान में, चक्कर आने लग गए, देखा तो अब हियरिंग चेक किया तो बिल्कुल नीचे चली गई और नर्व इन्वॉल्व हो गई। तो बहुत सारे केसेस होते हैं, वेरी केस टू करते केस वेरी हैं, करते बिल्कुल हैं। इस तरह। तो फिर देखते हैं कि उसके लिए जो बेहतर ऑप्शन होता है वो उसे वो बता क्या दिया करते जाता हैं। है। सही। तो सर, इसमें जो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं और टेक्नोलॉजी, जिस तरह आपको पता है कि बढ़ रही है आगे, तो आपको पता ही है का दौर है, चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, तो जो डिवाइसेस हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, कुछ बेहतरी आई है? जी, ओवर द इयर्स जो है काफ़ी चेंज हुआ है। पहले जो एनालॉग, मैंने कहा कि एनालॉग हियरिंग एड्स आते थे, तो उसमें सिंपल एक रिसीवर होता है, एक माइक होता है, एक एम्पलीफायर लगा होता है, एक बैटरी होती है जो उसको सर्किट को ऑन करती है, वो आवाज़ जनरेट करता है और आप सुन लेते हैं। तो एनालॉग डिवाइसेस के बाद जब चेंज हुआ, डिजिटल दौर आया,
तो उसके अंदर एक चिप लगने लगी जिसे DSP कहते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, यानी कि उसमें एक चिप लगी जो सिग्नल को प्रोसेस करती थी। उसके अंदर एक तरह से आप कह लें कि ये सिस्टम था कि आवाज़ शोर को दबाना है, इसको यूं करना है, फिल्टर्स लगे उसमें, वो सारी चीज़ें IC बेस्ड समझ लीजिए उसको, वो होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जो हैं जो हियरिंग एड्स आते हैं वो AI पावर्ड हियरिंग एड्स हैं। AI पावर्ड हियरिंग एड्स, हाँ, सही। तो उसमें जो है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने लगा दी है। तो वो हियरिंग एड भी मिनिमम भी अभी आप देखें अगर तो कुछ कंपनी का लेते हैं तो पेयर, आप एक जनरल आइडिया वो बता रहा हूँ, तो 10-12 लाख रुपए का पेयर मिलता है वो। सही। तो उसमें क्या है कि उसमें आप इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन एक मैंने आपको रफली वो बता दिया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, उसमें बहुत सारी इन्होंने चीज़ें जो हैं ऐड कर दी हैं। जो हम कंप्यूटराइज्ड हियरिंग एड्स की बात करें, ये भी कंप्यूटराइज है, सही। लेकिन इसमें बहुत सारी ये खुद डिसीजन एडवांसमेंट आ लेता गई है। है हाँ, सर। एडवांसमेंट आ गई है, खुद डिसीजन लेता है। इसमें DNN, डीप न्यूरल नेटवर्क, ये एक अच्छा, टेक्नोलॉजी इन्होंने डाली डीप है। न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क जी, न्यूरल नेटवर्क। ये जो कहता है कि ये इसमें बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं, मतलब बताते हैं कि इसमें इन्होंने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डाल दी है। हियरिंग एड खुद डिसाइड करता है कि कहाँ पे मुझे इसको कितनी आवाज़ सुनानी है, उसकी एनवायरनमेंट को सेंस करता है, मुख्तलिफ हम प्रोग्राम सेव कर देते हैं, कहाँ नॉइज़ को दबाना है, कौन सी स्पीच को इतना क्लियर करता है। स्पीच अब ये यहाँ पे आप जी। देखें तो हमारी स्पीच को क्लियर होने की ज़रूरत है तो उसको बढ़ा देगा, बैकग्राउंड नॉइज़ को ख़त्म कर देगा। कहीं मीटिंग में बैठा है, सब जगह से सुनना है, तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई आ है। गई, ऑप्शन सारे आ जी, गए। सर रिसेंटली जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है। जी। पहले हम साउंड की तरफ इतना नहीं थे, अब बच्चों को देखें, बड़ों को देखें तो म्यूज़िक की तरफ या हेडफोन यूज़ करना और बहुत ज़्यादा लाउड सुनना, लाइफस्टाइल पे भी चेंज आ रहा है और हमारी हेयरिंग पे भी इशू आ रहा है। इस हवाले से क्या एडवाइस करेंगे आप? देखें, आजकल हम तो यही कहते हैं कि हमारे वक्तों में ठीक है, मोबाइल फ़ोन आ गया था, नोकिया 3310 हुआ करता था जब मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, तो हम इस्तेमाल भी करते, फ़ोन भी करते थे, SMS वगैरह किया करते, लेकिन ऐसा नहीं था जैसा अब है। अब है। अब आप देखें, अब बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो जान छुड़ाने के लिए 2 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को, साल के बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। उसी की वजह से काफ़ी खराबियाँ पैदा हो रही हैं। ऑटिज़म बच्चे ऑब्वियसली उसका शिकार होते चले जा रहे हैं। बच्चा जो है सुन रहा है लेकिन तवज्जो नहीं दे बिल्कुल रहा। सर, बहुत अच्छी बात की। सॉरी मैं आपकी बात कर, इसी बात को मैं कंटिन्यू भी करूँगा क्योंकि अब हमारा इख्तिताम की तरफ हम जा रहे जी, हैं। जी। पेरेंट्स को मैसेज दें कि बच्चों के अंदर स्क्रीन टाइम कितना रखना है, कितना देना है, उससे बच्चों के अंदर ऑटिज़्म के कितने ख़तरात पैदा हो रहे हैं, उनकी हेयरिंग कितनी मुतासिर हो रही है। जैसे भी आपने कहा ना कि पेरेंट्स को बड़ा अच्छा फ़ॉर्मूला मिल गया है कि अपना टाइम चाहिए तो बच्चों को मोबाइल दे दिया, या अपना कुछ आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे को भी आप एक्सपोज़र दे रहे हैं स्क्रीन का, जो कि अभी उनका जो आइज़ है, उनका जो कॉर्निया है, डेवलपमेंट उसकी हो रही है, या माइंड है वो उसका दिमाग बन रहा है, वो सारी चीज़ें। तो पेरेंट्स को क्या सर मैसेज देंगे इस हवाले से? जी। तो उसमें यूँ है कि पेरेंट्स तो अपनी जान छुड़ा लेते हैं, दे देते हैं। अब बच्चे को जो है एक लैंग्वेज होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज, वो तो बच्चा पैदाइश से पहले से कहते हैं ना, हियरिंग आने लग जाती है। तो बच्चा सुन रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, कर रहा है, क्या बातचीत हो रही है। उर्दू बोलने वालों के घर पे तो उर्दू सुन रहा होता है, पंजाबी वालों की तो मुख्तलिफ जो भी घर का माहौल है वो ज़बान सुन रहा होता है। फिर एक लेवल आता है कि वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे आ जाता है, एक्सप्रेस करने लगता है, सही। बोलने शुरू कर देता बिल्कुल। है। अब बात यह है कि आप उसको उस काम में लगा देते हैं, बच्चे की अटेंशन नहीं होती, बच्चे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो मोबाइल। अब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, स्क्रीन टाइम की वजह से उनके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। जब उनसे मोबाइल छुड़ाते हैं तो वो ना स्पीच पे आते हैं, ना कुछ। चिड़चिड़ापन हो जाता है, रोते हैं, बिल्कुल, चीखते हैं। बिल्कुल। बहुत से बच्चे जो हैं वो पता नहीं कौन-कौन सी ज़बानें सीख लेते हैं उसमें से, अजीब-अजीब सी कुछ बातें सीख लेते हैं कार्टूनों से और इस तरह। तो अगर इसको यूँ देखा जाए, एक तो देखें स्क्रीन में आपने बिठा दिया, अच्छा बच्चा मोबाइल कैसे देखेगा, या तो लेट के देखेगा या बैठ के देखेगा। अगर बैठ के देख रहा है यूँ करके तो उसकी गर्दन पोस्चर खराब हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है। लेट के भी देख रहा है, अगर लाइट्स बंद है, आप बिनाई देखें आपकी बिनाई उसकी बिनाई मुतासिर खराब हो रही होगी, है। बिल्कुल। तो मुझे डर लगता है, मुझे ये होता है कि हम तो चलें इस फेज़ से निकल के, हमने अभी मोबाइल इस्तेमाल करने और हमें शुरू पता किए है और कि किस हद तक जी, जाना है, कितना यूज़ बिल्कुल। करना है, उसके बाद आपने और चीज़ें करनी और है। जैसा आपने कहा कि बच्चा तो कितना सेंसिटिव होता है, तो अगर वो इस तरह, अब ये जो अगली नस्ल आएगी, हो सकता है उन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है उनका अटेंशन स्पैन इतना अच्छा ना हो सकता है कि उनकी हियरिंग इतनी अच्छी ना हो, इतनी तेज़-तेज़ वो गेम भी खेल रहे हैं या वो आवाज़ कान में
लगा के सुन रहे हैं। हो सकता है कि बीनाई ये वो सारा उनके सारे बहुत सारे इश्यूज आते हैं तो उसमें। उसमें मेरा तो मशवरा यही है लोगों को, हम जिससे भी मिलते हैं, हमारे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं, नहीं थोड़ा सा देखता है, थोड़ा सा पेरेंट्स कितना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं देते, तो हम हाँ, उनसे कहते हैं नहीं आप सही बात बताएं ताकि उसको उसके हिसाब उसके से देखा हिसाब से जाए। देखा जाए। तो मेरा मशवरा ये है कि भाई स्क्रीन टाइम कम करें बच्चा, और ये भी नहीं है कि अगर 2 घंटा रोज देख रहा है और आप उससे एकदम छीन लेंगे तो बच्चा तो हाइपर हो जाएगा। बिल्कुल, तो ग्रेजुअली कम करें और दूसरी एक्टिविटीज में उसको इंडल्ज फिजिकल करें। एक्टिविटीज जी, में रखें उनको। ब्लॉक्स दे दें, कलरिंग दे दें, कोई छोटा बच्चा है उसको कोई ऐसी चीज ला के दे दें, पजल्स होते हैं। थोड़ा स्पोर्ट्स की जी तरफ जी छोटा मोटा जी गेम जी उस तरफ हाँ, आ जाए आप, घर में ही चीजें बिल्कुल एक्टिविटी बिल्कुल कॉर्नर बना दें बच्चों के लिए, बिल्कुल वहाँ पे अपनी फिजिकल बिल्कुल एक्टिविटीज में लगे बिल्कुल रहें। पार्क ले जाएं उसे, थोड़ा बहुत खेले कूदे, ये सब चीजें तो उससे थोड़ा सा हटाना चाहिए, वरना मुआशरा जो है वो अब आगे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें, हाँ, लेकिन चीजें कुछ खराब होती जी नजर जी आ रही हैं। जी जी सर बहुत मालूमात आपने दी ऑडियोलॉजी के हवाले से, और मैं मज़ीद एक सवाल और है, बल्कि जी मैं जी कहना चाहूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल है जी शहजाद व्लॉग्स, उस हवाले से क्या राय है आपकी? जी माशाल्लाह शहजाद भाई ने काफ़ी टाइम से कहा हुआ था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी, हमारी मसरूफियत भी है, दूसरा शहर से भी बाहर था मैं, तो ज़रूर इनका चैनल जो है ये गो के इनका ताल्लुक़ रेडियो से है, लेकिन ये इस तरह की जो टॉपिक्स हैं जो पब्लिक की अवेयरनेस के लिए है उस पे बहुत काम कर रहे हैं। स्पीच थेरेपिस्ट से भी इंटरव्यू करते रहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, साइन लैंग्वेज वालों से, हम लोगों से इन्होंने किया, और इस तरह ताकि इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो जो जनरल पब्लिक है, जो आम पब्लिक जिसको चीज़ें नहीं मालूम होती और वो क्वेक्स के हाथ लग जाते हैं, गलत लोगों के हाथ लग जाते हैं, तो उन्हें आइडिया हो पाए कि हम किस तरह क्या क्या बात यह है कि ये अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। हो सकता है कि जो लोग ये बात सुन रहे हैं उनको 100% ना सही तो 10% चीज़ें जहन में बैठ जाएं, तो वो आगे किसी को कन्वे कर देंगे तो उनके जहन में बैठेंगी। तो इस तरह एक आप वो एक इन्होंने पौधा लगाया है, समरात तो आने लगेंगे टाइम के साथ साथ, लेकिन ये है कि अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ज़रूर इसको चैनल को आप देखिएगा, बड़ी मालूमाती चैनल है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और इजाज़त दीजिए, ये था आज का प्रोग्राम। और एक मैसेज मैं फर्दर कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ख़ास तौर पे जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हीलिंग के हवाले से उनको बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, उनको टाइम देने की ज़रूरत है, और कोशिश कीजिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ लेके आएँ, ताकि उनका हीयरिंग का, जो ब्रेन का या आई साइट का या जो भी उनका मसला है वो आगे एक प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोशिश हमें करनी है कि आगे हमें एक नौजवान नस्ल और एक तामीरी नस्ल को आगे लेके आना है। इस मैसेज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।